नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से आपके लिए 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ लाया हूं मैं हिंदी के लिए। तो आइए दीजिए टेस्ट और देखिए कितने सही हुए आपके, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं अधिकारी सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, विकारी सर्वनाम या संयुक्त सर्वनाम। तो आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे संयुक्त जो संज्ञा और सर्वनाम मिलके बनते हैं वो जो है संयुक्त सर्वनाम होते हैं आपके। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में सब कोई, सब लोग, इस तरह के जो है एग्जाम्पल अगर आपके पास आता है तो ये जैसे सब कोई हो गया तो ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप ये मान के चलिए कि अगर कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सर्वनाम और संज्ञा शब्दों के मेल से जो बनते हैं तो वो संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, निजवाचक या संबंधवाचक? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं जिस भी सेंटेंस में अब इसमें अपने आप आया है, इस वाक्य में घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, तो जिस वाक्य में अपने आप, खुद, स्वयं, निज, इस तरह का अगर कोई भी वाक्य के बीच में शब्द आता है तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? सो, जो, कौन या कोई? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो आप जानते ही हैं इसमें कि जो, सो ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। कौन जो है ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, और जो ये नीचे कोई दिया हुआ है ये जो है आपका उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपका आएगा, इसलिए कोई जो है यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। नेक्स्ट है, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन कौन सा नहीं है? इसमें देखना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा जो है शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं हुआ है जिसका, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे, लुहार का लोहा प्लस आर, ये सही है। कसेरा का कांसा प्लस एरा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, महत प्लस तो, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका घूम प्लस आओ जो है ये जो है गलत है। इसमें ये घूम जो लिखा हुआ है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विभाषा किसे कहते हैं? ए, खड़ी बोली हिंदी को। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। ऑप्शन नंबर सी, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को। ऑप्शन नंबर डी, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही होगा, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही वर्तनी बताइए कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए षष्ठ, बी षष्ठम, सी षष्ठम या डी जो है षष्ठ? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, षष्ठ। ये जो षष्ठम है ना, षष्ठम, ये कहीं भी आ जाए, अगर षष्ठ के या कोई भी आ जाए वर्ड उसके आगे माँ लग रहा है, षष्ठम, अष्टम, तो ये जो है सही वर्तनी में नहीं मानी जाती हैं। वो षष्ठ, अष्ट, इस तरह से जो है यही जो है सही वर्तनी आपकी होंगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट है, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जय चंदो संज्ञा के किस भेद के अंदर आता है? जो यहाँ पे शब्द जय चंदो यूज किया गया है इसमें, तो ये संज्ञा के किस भेद में आएगा ये? तो आप यहाँ जान रहे हैं कि ये जातिवाचक के रूप में आएगा। जयचंद क्या है कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे जो है जयचंदो एक जाति का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जयचंद जो आएगा ये जातिवाचक में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट, शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है? शी प्लस ऋतु, सीता प्लस स्तु, शीत प्लस ऋतु या शीत प्लस ऋतु? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका वो करेक्ट होगा। शीत प्लस ऋतु जो है ये इसका सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट, नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए है कदाचार दुराचार, ऑप्शन नंबर बी गौरव लाघव, ऑप्शन नंबर सी गरिमा लघिमा और ऑप्शन नंबर डी अभिज्ञ अनभिज्ञ। तो आप देख रहे हैं गौरव और लाघव एक दूसरे के विपरीत हैं, गरिमा लघिमा एक दूसरे के विपरीत हैं, अभिज्ञ अनभिज्ञ एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। इसमें सदाचार दुराचार होता तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाता। ये दोनों समानार्थी शब्द के भेद ही दिखा रहे हैं, समानार्थी शब्द के रूप में दिख रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। शाश्वत का विलोम होगा नाशवान, नश्वर, क्षणिक, अनश्वर। तो शाश्वत मतलब कि बहुत लंबे समय तक चलने वाला। शाश्वत का आप अर्थ जान लीजिए कि बहुत लंबे समय तक चलने वाला। तो शाश्वत का इसमें जो विलोम शब्द होगा वो ऑप्शन सी होगा क्षणिक, जो थोड़ी देर तक ही चले। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? नवरात्र, अनुदिन, पदगत या धर्माधर्म? तो इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए है नवरात्र। नवरात्र में जो है गिनती आ रही है, उसके अंक आगे जो है अंक लगा हुआ है 9, तो 9 के हिसाब से हम जानते हैं कि ये द्विगु समास होगा। ठीक है, जिसमें गिनतियाँ आती हों। दूसरा है अनुदिन, इसमें जो इसका प्रथम शब्द है जो लगा हुआ है तो अनु, ये उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है उपसर्ग पूर्वोत्तर पद है इसका अनु, तो जो अनु है ये उपसर्ग में आता है, इसलिए ये जो है अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, जहाँ पे उपसर्ग लगा हो पूर्व पद में तो वो अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है धर्माधर्म, तो ये धर्म प्लस अधर्म ये दोनों से मिलके बना हुआ है, धर्म और अधर्म से मिलके बना हुआ है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें जो है द्वंद्व समास होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है पदगत, तो ये जो है आपका तत्पुरुष समास होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया? तो आप इसमें जान रहे हैं ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें तो कर्म होगा ही होगा, लेकिन इसमें क्या है कि हम कर्म किसी दूसरे से कराते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में जो है कर्म हम किसी दूसरे से कराते हैं, इसमें कर्ता स्वयं ना करके ये किसी दूसरे से जो है काम को करवाता है। जैसे कपड़े धुलवाता है, खाना बनवाता है, ये सब जो है प्रेरणार्थक में आएगा। ठीक है, वो किसी दूसरे से करवा रहा है। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया, इसमें 2 क्रियाएँ, इसमें भी क्रिया हो रही है और 2 क्रियाएँ हो रही हैं जो कि संयुक्त हैं। ठीक है, तो इसमें कर्म जो है जरूर आएगा, तभी वो क्रिया संपन्न होगी। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया, इसमें भी कर्ता और कर्म दोनों भी आते हैं। ठीक है, जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है तो राधा हो गई कर्ता और कर्म हो गया आपका पुस्तक, मतलब किसको पढ़ती है। जहाँ क्या या किसको का अर्थ निकले तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे जो कर्म का बोध नहीं कराती है वो सिर्फ एक ही क्रिया है, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ग के बाद आता है? ता वर्ण के बाद, रा वर्ण के बाद, 6 वर्ण के बाद, आ वर्ण के बाद?
तो आपको बता दूं, जैसे त्रा हो गया तो ये दो व्यंजन से मिलके बना हुआ है, एक त एक र, ठीक है। इस तरह से जो आपके ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, स्र और ज्ञ, तो ये जो है एक दूसरे से मिलके बने होते हैं, ठीक है। दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं, जैसे छ मिलके बना हुआ क और खट्टी सा से आपके, या आप उसको षटकोण वाला सा कह सकते हैं, ठीक है। तो जो है वो षटकोण वाले का में आएगा, ठीक है। षटकोण वाला जो है सा रहेगा और का रहेगा, तो उससे मिलके बना हुआ। तो ये जो है त्रा जो है आपका, ये त प्लस र से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा जो है ता वर्ड के बाद ही जो है आएगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। जैसे छ जो है वो क प्लस षटकोण वाले सा से मिलके बना हुआ है, तो उसमें क्या है कि वो हमेशा छ जब भी आएगा, ये वाले छ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये छ जब भी आएगा क्षत्रिय वाला, ये जो है का वर्ग के बाद ही आएगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं वो हमेशा जिस वर्ड से मिलके बने हुए हैं, जिस व्यंजन से, उसके बाद ही वो आएंगे, ठीक है। तो ये जो है ता और रा से मिलके बना हुआ है त्रा, तो ये ता के बाद जो है ता वर्ग के बाद ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनिमयी करके गिरिकंदरा कलित कानन केल निकुंज को प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आप बताइए। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, यमक अलंकार। तो यमक है ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वर्ड की रिपीटिशन नहीं है। लाटा अनुप्रास जो है, ये भी जो है यमक अलंकार का आप इसको उल्टा कह सकते हैं, विपरीत कर सकते हैं बिल्कुल। कि ये यमक में क्या है कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा तो उसका अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन लाटा अनुप्रास में अगर वही, उसमें भी सेम ही होगा। एक ही शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आएगा, लेकिन यहाँ पे अर्थ अलग अलग ना हो के अर्थ एक ही होगा, चाहे वो जितनी बार आएगा, ठीक है। तो लाटा जो है, लाटा अनुप्रास, ये भी नोट कर लीजिए, ये यमक अलंकार का जो है विपरीतार्थक है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं, छेकानुप्रास क्या होता है। छेकानुप्रास में जो भी वर्ड रिपीट होता है, जो भी व्यंजन रिपीट होता है या वर्ड रिपीट होता है, तो उसका शब्द का क्रम और स्वरूप एक ही होना चाहिए। जैसे कि रीझ रीझ, समुझ समुझ, इस तरह से अगर रिपीट हो रहा है तो बिल्कुल क्रम भी वही होना चाहिए और शब्द भी वही होना चाहिए और व्यंजन भी वही होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो इसमें आपका वृत्तानुप्रास जो है होगा। इसमें वृत्तानुप्रास में क्या है, किसी भी व्यंजन की जो है आवृत्ति बार बार हो। तो इसमें कई बार आप देख रहे हैं का की आवृत्ति हो रही है, कई बार ना की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो ये वृत्तानुप्रास में आएगा। नेक्स्ट है, मृगनयनी में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो आप इसमें देख रहे हैं मृगनयनी का मतलब होता है मृग के जैसे नैनों वाले, ठीक है। तो इसमें आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है। जहाँ विशेष विशेषण का जो है प्रारूप दिखे वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे आपका जो है शब्द के 4 भेद होते हैं। वो 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। तो ये आपके 4 भेद हो गए, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। नेक्स्ट है, निम्न में से अर्धमात्रिक छंद कौन सा है। रोला, दोहा, चौपाई या कुंडलियाँ। तो इसमें से आपका अर्धमात्रिक छंद जो है दोहा है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है। मात्रिक, वार्डिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वीर या आल्हा जो है ये वार्डिक
छंद में के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, तो उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो अभी आपको मैंने बताया कि विशेषण विशेष का जहाँ भी प्रारूप दिखे, जहाँ भी संबंध दिखे, वो जो है कर्मधारय समास के अंतर्गत जो है आएगा आपका। ठीक है, तो इसमें जो है कर्मधारय समास आपका होगा जहाँ पे ऐसा भी हो। ठीक है, अब उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा ही। ठीक है, तो उसी तरह से जो है आपका ये कर्मधारय समास, जहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध हो वहाँ पे जो है कर्मधारय समास आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? शांत रस में, श्रृंगार रस में, भयानक रस में या रौद्र रस? तो माधुर्य से पता ही चल रहा है कि मधुर। ठीक है, तो ये जो है आप जानिए कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। माधुर्य गुण जो है ये श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं या 2 भेद होते हैं या 5 या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये करेक्ट है दोस्तों। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद होते हैं, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। ठीक है, एक जो है आपका अल्प प्राण होगा और एक महाप्राण। ठीक है, तो एक आपके अल्प प्राण होगा, एक आपका महाप्राण होगा। नेक्स्ट है, तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य किस वचन से है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। आप जानते हैं कि तुमने, तुम लोगों, ये सब जो है बहुवचन में आता है। आप इंग्लिश में भी इसको देखेंगे, यू, योर, ये सब जो है प्लूरल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। सिर तोड़ में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या अपदान तत्पुरुष? इसमें तत्पुरुष तो है, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा है? ये सब तत्पुरुष के भेद हैं। करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या अपदान तत्पुरुष? तो सिर तोड़ में कौन सा समास है? तो आप अगर इसको जो है एक अर्थ इसका निकालेंगे सिर तोड़ का, तो सिर को तोड़ने वाला। ठीक है, तो इसमें जो है कर्म तत्पुरुष आपका जो है होगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आपका संस्कृत जो है उसका अपभ्रंश पाली है, पाली का प्राकृत है। ठीक है, और प्राकृत का जो है आपका अपभ्रंश है, अपभ्रंश से हिंदी है। ठीक है, तो इसलिए जो है अपभ्रंश मतलब बिगड़ा रूप होता है। तो जो संस्कृत का बिगड़ा रूप है वो पाली में आता है। ठीक है, उसके बाद प्राकृत आता है। हाँ, और पाली भाषा का जो है किसने यूज किया था सबसे पहले? तो महात्मा बुद्ध जी ने जो है वो पाली भाषा का यूज किया था, और प्राकृत का यूज जो है ये महावीर जैन ने किया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। पुरोहित में उपसर्ग है पुरश, पुरः, पुरा या पुर? तो आप जानते हैं अगर आप पुरोहित का संधि विच्छेद करेंगे तो ये विसर्ग इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें जो उपसर्ग लगेगा ये पुरः लगेगा। ठीक है, पुराधन इत, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपकी 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ ख़त्म हुई। नेक्स्ट सीरीज़ में फिर लेके आऊँगा। आपको अगर पसंद आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।